सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिस लाइव लर्निंग। हमारे जो कॉमर्स की जो न्यू सीरीज़ चल रही है उसका मैं आज पार्ट 4 लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कॉमर्स के एमसीक्यूज़ के, जो कि आगे आने वाली यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत काम आएंगे। इससे पहले जो हमारी संविदा वर्ग 1 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे और मेरे जो चैनल पर बताए गए थे वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस आए थे। और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम और इसके अलावा कॉमर्स बेस्ड भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें आने के पूरे पूरे चांस है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली मैं जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है। ए दे रखा है विश्व बैंक, बी दे रखा है एशियाई विकास बैंक, सी दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो डी है वो दे रखा है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है वो है विश्व बैंक। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होती है वो हर साल विश्व बैंक द्वारा ही तैयार की जाती है। अब हमारा जो क्वेश्चन सेकेंड है वो है अमूर्त अस्थियों के लिए लेखांकन संबंधित है। तो जो जितनी भी अमूर्त अस्थियां होती है उसके लिए लेखांकन जो होता है वो किससे संबंधित होता है। ए है AS10, बी है AS12, सी है AS24 और डी है AS26। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी AS26। तो अमूर्त आस्तियों मतलब अमूर्त संपत्तियां जो होती है उनके जो लेखांकन है वो AS26 के अंतर्गत किया जाता है, इससे संबंधित है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है भारतीय लेखा मानक 28 संबंधित है। ए है आय पर करों के लिए लेखांकन, बी है संयुक्त उद्यम के हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग, सी है संपत्ति की हानि और डी है प्रावधान आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी संपत्ति की हानि। तो भारतीय लेखा मानक 28 जो है वो संपत्ति की हानि से संबंधित है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है स्वामी द्वारा योजना की गई पूंजी की रिकॉर्डिंग देयता के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करती है। यानी जो कंपनी का स्वामी होता है उसके द्वारा जो योगदान की गई पूंजी होती है जो कि वो व्यवसाय में योगदान करता है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो डेबिटर्स जो होती है उसकी किस सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करता है। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है संगति, बी है चिंता का विषय, सी है अलग इकाई और डी दे रखा है भौतिकता। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है सी अलग इकाई। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है सी अलग इकाई। अब हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो है बैंकिंग शब्दावली। जो बैंकिंग शब्दावली होती है उसमें बुरे ऋण को आमतौर पर जाना जाता है। तो उसमें जो खराब ऋण होते हैं यानी हम जिसे बोलते हैं बैड डेबिटर्स, तो जो बैड डेब्ट्स होते हैं उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है BPO, बी दे रखा है प्राइम एसेट, सी दे रखा है NPA और डी दे रखा है CBS। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है सी, इसे हम बोलते हैं NPA। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है सीमेंट निर्माताओं का एक संघ एक उदाहरण है। जितनी भी सीमेंट निर्माता होते हैं उनका जो संघ होता है, ग्रुप होता है, वो किसका एक उदाहरण है। ए दे रखा है विकर्ण संयोजन, बी दे रखा है कार्यक्षेत्र संयोजन, सी दे रखा है क्षैतिज संयोजन और डी दे रखा है पार्श्व संयोजन। तो इसका 6th वाले का जो सही आंसर है वो है सी क्षैतिज संयोजन। अब हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है उत्पादन श्रृंखला के मामले में सबसे व्यापक है। ए दे रखा है चेन स्टोर, बी दे रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर, सी दे रखा है स्पेशलिटी शॉप और डी दे रखा है एक मूल्य दुकान। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी डिपार्टमेंटल स्टोर। जो उत्पादन श्रृंखला होती है उसका सबसे व्यापक स्रोत जो है वो क्या है, व्यापक मामले में उसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है
एक सार्वजनिक निगम की स्थापना की जाती है? ए है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, बी है सरकार के विशेष आदेश द्वारा, सी है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और डी दे रखा है इसमें इसका जो सी है वो भारतीय कंपनी अधिनियम और डी जो है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारा सी वाला है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत और डी है वो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो 8th वाले का जो हमारा सही आंसर है वो है ए, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा एक सार्वजनिक निगम की स्थापना की जा सकती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है वो है सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जो एक सहकारी समिति होती है उसके पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हमें यह ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है हमें 2, बी दे रखा है 7, सी दे रखा है 10 और डी दे रखा है 20। तो इसका आंसर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 10, यानी एक सहकारी कंपनी होती है उसमें 10 सदस्यों का होना न्यूनतम आवश्यक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 10th है वो है बीमा प्रस्ताव के दावों और भुगतान के समय बीमा योग्य ब्याज मौजूद होना चाहिए। तो इसका जो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है अग्नि बीमा, बी दे रखा है समुद्री बीमा, सी दे रखा है जीवन बीमा और जो डी है वो है मोटर बीमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अग्नि बीमा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11th है बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई ऑडिट है? ए है कंटिन्यूस ऑडिट, बी है पीरियडिकल ऑडिट, सी है इंटरनल ऑडिट और डी है बैलेंस शीट ऑडिट। तो एक जो बैंकिंग कंपनी होती है वो कौन सी ऑडिट अपनाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कंटिन्यूस ऑडिट, निरंतर ऑडिट अपनाती है एक बैंकिंग कंपनी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है वो है ट्रायल बैलेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि का खुलासा नहीं किया जाता है? ए दे रखा है अनिवार्य त्रुटियां, बी दे रखा है सिद्धांत की त्रुटियां, सी दे रखा है प्रवेश की त्रुटियां और जो डी है वो दे रखा है तीनों। तो इसका जो सही आंसर है 12th का वो है डी, तीनों। इसमें जो हमारी जो होती है एक ट्रायल बैलेंस शीट जो हमारी होती है, जो हम ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें अनिवार्य त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटियां और प्रवेश की त्रुटियां, इन तीनों का खुलासा नहीं किया गया होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है विशेष विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली एक बड़ी राशि है? एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी है राजस्व व्यय, सी है राजस्व हानि और डी दे रखा है आस्थगित राजस्व व्यय। तो हमारा जो सही आंसर है 13 का वो है डी, आस्थगित राजस्व व्यय जो होते हैं वो विशेष विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली एक सबसे बड़ी राशि होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है डबल एंट्री सिस्टम में पेश किया गया था? कब किया गया था डबल एंट्री को? तो वो है अमेरिका में, बी है जापान में, सी है भारत में और डी दे रखा है इटली में। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होती है उसे कहाँ पे पेश किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th, इटली में। डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले इटली में पेश किया गया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है वो है चिंता की अवधारणा के अनुसार एक व्यावसायिक इकाई के लिए मानना लिया जाता है। तो क्या मान लिया जाता है? एक लंबा जीवन, बी है एक छोटा जीवन, सी है एक बहुत ही कम जीवन और जो डी दे रखा है वो है एक निश्चित जीवन। तो जो हमारी अगर हमें एक देखा जाए तो एक चिंता की अगर हम अवधारणा लेते हुए देखें तो एक व्यावसायिक इकाई होती है, उसके लिए हम क्या मान लेते हैं? तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ए, एक लंबा जीवन। हम यही मान के चलते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो व्यावसायिक इकाई है उसका जीवन क्या होना चाहिए? एक लंबा होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है निम्नलिखित में से किस कंपनी को एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ अपने लेखे को पंजीकृत करने की बाध्यता नहीं है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है? तो हमें ए दे रखा है सार्वजनिक कंपनी शेयरों द्वारा सीमित, बी दे रखा असीमित कंपनियों, हमें सी दे रखा है निजी कंपनियों शेयर द्वारा सीमित और डी दे रखा है कि गारंटी सीमित कंपनियां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सार्वजनिक कंपनी के शेयरों द्वारा सीमित।
एक सार्वजनिक कंपनी के शेयरों द्वारा जो सीमित कंपनी होती है एक सार्वजनिक कंपनी के शेयरों द्वारा सीमित कंपनी जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके साथ अपने लेखों को पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या प्रबंधन लेखा परीक्षक संकेत करता है? तो प्रबंधन लेखा परीक्षक जो होता है वो क्या संकेत करता है? जो एक ऑडिटर होता है, एक पूरा लेखा परीक्षा, बी है विस्तृत लेखा परीक्षा, सी है क्षमता लेखा परीक्षा और डी दे रखा है अंतरिम लेखा परीक्षा। तो जो 17 है उसका सही आंसर है वो है सी, क्षमता लेखा परीक्षा। जो प्रबंध लेखा परीक्षक जो होता है वो क्षमता लेखा परीक्षा का संकेत करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंध ऑडिट समान है, बी दे रखा आंतरिक ऑडिट और वैधानिक ऑडिट समान है, सी दे रखा है आंतरिक ऑडिट और सभी मामलों में अनिवार्य है और हमें डी दे रखा है कंपनी खातों का वैधानिक ऑडिट अनिवार्य है। तो इन सब में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी, कंपनी खातों का, हमारे कंपनी के जो खाते होते हैं उसका वैधानिक ऑडिट अनिवार्य है, यानी हमारे कंपनी के जितने भी अकाउंट्स होता है उसका एक वैधानिक तरीके से लीगल ऑडिटिंग करवाना जरूरी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, यह है सहकारी समिति का ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है? ए दे रखा है केवल समाज की प्रबंध समिति के लिए, बी दे रखा है संबंधित राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को, सी दे रखा है संबंधित राज्य विधानसभा को और हमारा जो डी है वो है संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को और एक प्रति समाज को। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, संबंधित राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को। जो संबंधित राज्य होता है जिस राज्य में है उसकी एक सहकारी समिति जिस राज्य में है उस राज्य से संबंधित सहकारी समिति जो होता है उसके रजिस्ट्रार को वो अपनी ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हमें 4 कथन दे रखे, इसमें से ऐसा एक कथन है जो कि सही है और बाकी 3 गलत है। तो ए दे रखा एक शैक्षणिक संस्था का ऑडिट अनिवार्य है यदि यह एक धर्मांध ट्रस्ट द्वारा चलाया गया जाता है, बी दे रखा है एक क्लब को एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है। अब हमें सी दे रखा है एक धर्मार्थ ट्रस्ट के खातों का लेखा जोखा पैसे के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और जो हमें डी दे रखा है वो दे रखा है कि एक धर्मांध ट्रस्ट का ऑडिट कानून के तहत अनिवार्य नहीं है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ए, एक शैक्षणिक संस्थान का ऑडिट अनिवार्य है। जो एक शैक्षणिक संस्थान होती है उसका ऑडिट अनिवार्य है यदि वह एक धर्मांध ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। तो हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये इसका 4th पार्ट था। तो इस 4th पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे और भी पार्ट्स लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।